मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में हमने ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा हमने क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार पढ़े थे और इसके अतिरिक्त हमने एक अकोस्टिक और क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट सेकंड में हम ठोसों की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त इसका घनत्व की गणना करना सीखेंगे। ठोसों की जब हम संरचनाएं लेते हैं तो ठोसों की संरचनाओं को निविड़ संकुलन संरचना कहा जाता है। निविड़ संकुलन संरचना माने क्लोज पैकिंग। ठोसों में जो अणु होते हैं वो काफी एक दूसरे के निकट होते हैं। ठोसों में अणु किस प्रकार से एक दूसरे के निकट व्यवस्थित होते हैं वो उनकी निविड़ संकुलन संरचनाओं से ज्ञात होता है। तो ठोसों की निविड़ संकुलन संरचनाओं को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, 1D, 2D और 3D में निविड़ संकुलन संरचना। पहले हम लेते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। एक विमा में निविड़ संकुलन का क्या मतलब है कि ठोसों में इस संकुलन में जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण एक सीधी रेखा के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं, जिससे कि इनमें केवल एक ही विमा उत्पन्न हो पाती है। जैसे कि इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि इन ठोस के कुछ संघटक कण हमने दिखा रखे हैं। ये जो गोले हैं या जो परमाणु हैं ये क्षैतिज रेखा के अनुरूप व्यवस्थित हैं, तो ये इनका एक विमा में निविड़ संकुलन कहलाता है। इस एक विमा में निविड़ संकुलन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 2 मानी जाती है। उपसहसरण संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि किसी ठोस का अणु जितने निकटवर्ती अणु से घिरा रहता है वो उसकी उपसहसरण संख्या कहलाती है। नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो जैसे हम इसमें कोई एटम ले लें, सपोज हमने ये वाला एटम लिया, तो ये एटम किस किस को टच करता है, एक इस एटम को टच कर रहा है और एक इस एटम को टच कर रहा है। ये वाला गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ऐसे आप प्रत्येक गोले की देख सकते हो सहसरण संख्या 2 होती है। इसके बाद आते हैं हम द्विमा में निविड़ संकुलन 2D में। तो इसमें 2 परतें बनेंगी। इसको भी पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, वर्ग निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। पहले हम लेते हैं वर्ग निविड़ संकुलन। तो वर्ग निविड़ संकुलन में क्या होता है कि जो पंक्तियों के गोले होते हैं वो एक ही सीध में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर कुछ आइडेंटिकल लेयर्स बन जाती हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि पहली पंक्ति के गोले ये हैं, सेकंड लेयर के गोले ये हैं। तो इन गोलों के जो सेंटर होते हैं वो ठीक एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इसका सेंटर यहाँ है, इस गोले का सेंटर यहाँ है और आप अगले गोले का सेंटर देखोगे तो ठीक इसी के ऊपर है। इसी प्रकार अन्य गोलों के केंद्र भी ठीक एक ही सीधी रेखा के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें प्रत्येक पंक्ति के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। लेयरें जो हैं बिल्कुल समतुल्य होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। इससे यहाँ पर हमने लेयरों को जो नाम दिया है वो ए करके दिया है। उसका मतलब जो सेकंड लेयर के गोले हैं वो फर्स्ट लेयर के गोले के ठीक आइडेंटिकल हैं। तो इसका नाम क्यों पड़ा वर्ग निविड़ संकुलन, ऐसे क्यों कहा जाता है वर्ग निविड़ संकुलन? क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी आप गोले को देखो तो निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा रहता है। जैसे हम अगर इस गोले को देखें तो ये जो गोला है ये 4 गोलों से घिरा है, 1 2 3 4। पहला गोला, एक इससे घिरा है, दूसरा, एक थर्ड वाला गोला ये हो गया और फोर्थ वाला गोला यहाँ पर होगा। तो अगर इन गोलों के केंद्रों को हम मिला दें तो जो आकृति जो एक वर्ग प्राप्त होती है, हमको एक स्क्वायर बनती है। इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्ग निविड़ संकुलन। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इस संकुलन में प्रत्येक गोले की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, यानी ये कितने गोलों से घिरा रहता है, कितने गोलों को टच करता है, तो हमको 4 मिल जाती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाती है। और इस संकुलन में जो संकलन क्षमता यानी जो दक्षता होती है वो 52.4% होती है। दक्षता का क्या मतलब है कि गोलों ने, जो ठोसों के अवयवी गोले होते हैं, उन्होंने कितना भाग घेरा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमने रेक्टेंगल में कुछ गोले दिखा रखे हैं, तो इन गोलों के बीच में आपको कुछ एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा, कुछ रिक्त स्थान मिल जाएगा। यानी जो गोले होते हैं वो सारे पूरे संपूर्ण आयत को घेरते नहीं है, उसका कुछ स्थान रिक्त छोड़ देते हैं। तो उन्हें जो उपलब्ध स्थान हमने दिया है उसका कितना भाग वो घेर रहे हैं, तो वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो इस वर्ग निविड़ संकुलन में लगभग आधा भाग ही गोलों द्वारा घेरा जाता है। तो इसकी जो दक्षता होती है वो 52.4% होती है। उसके बाद दूसरा निविड़ संकुलन लेते हैं, ये भी द्विम निविड़ संकुलन होता है जो षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है। इसमें अंतर क्या होता है कि वर्ग निविड़ संकुलन में
जो सेकंड लेयर के गोले हैं वो फर्स्ट लेयर के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं, यानी जो गोलों के केंद्र होते हैं प्रत्येक लेयर के गोलों के केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि षटकोणीय संकुलन में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो सेकंड लेयर के गोले होंगे वो फर्स्ट लेयर के गोले के केंद्रों के ठीक ऊपर ना होकर उससे कुछ हटके होते हैं, उनके अवनमनों में होते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेयर को ए से दिखा देंगे और सेकंड लेयर को ए से ना दिखाकर हमको किसी अन्य प्रतीक से दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने इसको बी से दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के जैसे नहीं है या उसके ठीक ऊपर नहीं है। आप देखोगे कि पंक्ति ए का फर्स्ट गोले का सेंटर यहाँ है, जबकि सेकंड जो लेयर है बी उसके फर्स्ट गोले का सेंटर यहाँ है, तो एक ही सीधी रेखा में वैसे नहीं है। तो इसका नाम क्यों पड़ा है षटकोणीय निविड़ संकुलन, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक गोला है वो 6 निकटवर्ती गोलों द्वारा घिरा रहता है। इसमें अगर हम इस गोले को देखें तो कितने गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गोलों से घिरा है। इन गोलों के केंद्रों को अगर हम मिला दें तो जो आकृति जनरेट होती है वो षटभुज प्राप्त होती है हमको, इसलिए षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है यानी कितने गोलों को टच कर रहा है, तो ये 6 गोलों को टच कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाती है। और यहाँ जहाँ तक अगर हम इसकी दक्षता की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कुछ रिक्त स्थान है यहाँ पर गोलों के बीच, लेकिन ये जो रिक्त स्थान होता है इस रिक्त स्थान से थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब ये उपलब्ध स्थान का ज़्यादा स्थान घेरते हैं, तो इसकी दक्षता इससे थोड़ी अधिक होती है, 52.4 से कुछ अधिक होती है, इसकी 60.4% हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि वर्ग-निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दक्षता 52.4% है, जबकि एससीपी में षटकोणीय निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और दक्षता थोड़ी अधिक होती है, यानी 60.4% होती है। तो एक वियामी निविड़ संकुलन, द्विवियामी निविड़ संकुलन, इसके बाद इसका थर्ड लाते हैं हम त्रिवियामी निविड़ संकुलन, 3D में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो त्रिवियामी निविड़ संकुलन में थोड़ी सी जटिल संरचनाएं बनती हैं, इसके दो वैरायटी होती हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहले हम लेते हैं द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन परतों से तीन निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर हमने 3D स्ट्रक्चर बनाना है, यानी 3 लेयरें दिखानी है हमने। तो उसके लिए पहले हम 2 लेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर थर्ड लेयर देखेंगे कि किस प्रकार से पॉसिबल होती है। तो द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन की परतें हैं जिनको हमने ए से दिखाया था उनको ठीक एक दूसरे के ऊपर रखते रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लेयर ये होगी जो स्क्वायर बना रही है, ठीक इसके ऊपर एक और वर्ग निविड़ संकुलन की लेयर रख दी हमने, ये भी एक स्क्वायर है, और इसके ऊपर एक और लेयर रख दी। इसी प्रकार एक के ऊपर एक लेयर हम लगाते रहेंगे वर्ग निविड़ संकुलन की, तो इससे एक क्यूब टाइप का बन जाता है। तो ये जो त्रिविम निविड़ संकुलन है ये जो है हमारा, इससे आधी यानी एक कोष्ठिका प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें किन्हीं 8 गोलों को ले लें और उनके केंद्रों को मिला दें तो एक क्यूब का स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, तो एक सिंपल क्यूबिक सेल प्राप्त हो जाती है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक यहाँ पर वीडियो देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर हमने पहले एक बेस लिया है, तो यहाँ पर ये जो है एक स्क्वायर को दिखा रही है, वर्ग को दिखा रही है। तो फर्स्ट लेयर होगी, इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे हम जो बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल है, गोलों के केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। इसी प्रकार अन्य लेयरों को अगर हम रखते रहें, इसके ऊपर तीसरी लेयर चौथी लेयर, तो वो एक घन या घनाभ टाइप की आकृति जनरेट हो जाती है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि नहीं 8 गोलों को अलग कर देते हैं, उनके केंद्रों को मिला दें। अगर हम दो केंद्रों को ज्वाइन कर दें तो इससे हमें सिंपल क्यूबिक सेल प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक सेल आदि घनीय एकक कोशिका जो है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से प्राप्त की जाती है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है कि हम जो वर्ग निविड़ द्विविम संकलित परत है, या तो हम वर्ग निविड़ लेके कर सकते हैं या षटकोणी लेके भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने वर्ग लेके की थी, स्क्वायर लेके। अगर इसी में हम षटकोणी लेके करें, इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर द्विविम षटकोणी निविड़ संकुलन से 3D स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए पहले हम एक बेस लेयर ले लेते हैं जो SCP वाली होगी, लेकिन यानी जो गोलों के केंद्र होंगे वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नहीं होंगे। जैसे इस लेयर में आप देख सकते हो ये जो सेकंड लेयर के गोलों के केंद्र इसके ऊपर नहीं है,
कई वर्ग निविड़ संकलन नहीं है बल्कि षटकोणीय निविड़ संकलन है। तो इससे पहले हम इसके ऊपर एक लेयर रखते हैं। जो हमने पहली परत ली है षटकोणीय निविड़ संकलन, तो इसमें कुछ रिक्तियां प्राप्त होती हैं, हमको गोलों के बीच कुछ गैप बन जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कुछ ये गैप बन रहे हैं, ये सीधे त्रिभुज वाले गैप है जिनको हमने सी नाम दिया, और कुछ उल्टे त्रिभुज वाले गैप भी बन जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक गैप बन रहा है जिनको हमने बी नाम दिया है, यहाँ भी एक गैप बन रहा है जिनको बी नाम दिया है, यहाँ भी एक गैप बन रहा है बी नाम दिया। तो पहले हमने पहली परत ली, अब इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाते हैं। इस सेकंड लेयर को लगाने के लिए हम या तो सी रिक्तियों को ढक देते हैं या बी रिक्तियों को ढक देते हैं। इनमें से आप किसी भी एक प्रकार की रिक्तियों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर जो है इस सीधे त्रिभुज वाली रिक्तियों को ढक दिया, सी रिक्ति को हमने ढक दिया, तो गोला ऐसे आ गया ऊपर से। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति है, इसके ऊपर एक ऑरेंज वाला गोला आ गया। फिर ये सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति है, इसके ऊपर सेकंड लेयर का ऑरेंज वाला गोला आ गया। क्योंकि ये जो गोले हैं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित नहीं है, इससे ग्रीन वाली लेयर को, बेस लेयर को हमने ए नाम दे दिया, और जो इसके ऊपर दूसरी परत लगाई हमने इसको हमने बी नाम दे दिया। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, ये 2D में और ये 3D में दिखा रखा है। तो जब हमने आधार परत षटकोणी लेकर उसके ऊपर एक सेकंड लेयर लगाई बी लेयर, तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास दो रिक्तियां जनरेट हो जाती हैं, दो रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली रिक्ति है, ग्रीन वाली है, जो कि 4 गोलों से बन रही है। एक नीचे वाला गोला है और 3 ये ऑरेंज वाले हैं। बाद में आप पढ़ोगे ऐसी रिक्तियां जो है टेट्राहेड्रल रिक्तियां यानी चतुष्फल की रिक्तियां कहलाती है, क्योंकि ये 4 गोलों से बन रही हैं। इसके अलावा एक ये व्हाइट वाली रिक्तियां भी हैं। तो ये जो व्हाइट वाली रिक्तियां हैं ये 6 गोलों से बन रही है। 3 हरे वाले गोले हो गए और ये 3 ऑरेंज वाले गोले हो गए। इनके बीच में एक छोटा सा गैप बन रहा है जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है, तो ये दूसरी टाइप की रिक्ति होगी। तो यहाँ हमने 3 लेयरें बनानी है, 2 लेयरें तो हमने बना दी। तो अब तीसरी लेयर लगाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ये ग्रीन रिक्तियों को ढकें ऐसे, और या ये व्हाइट वाली रिक्तियों को ढकें। इसके ऊपर एक गोला ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर से। तो अगर हम ग्रीन वाली रिक्तियों को ढकें तो इसके ऊपर गोला ऐसे आएगा। तो ये जो हमारा गोला है ये ठीक ग्रीन वाले गोले के ऊपर आएगा। तो इससे जो हमारा पैटर्न बनता है वो ए बी ए बन जाता है। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले हमने ये लिया था, फिर ऑरेंज वाले गोले रखे थे सेकंड लेयर। अब जो ये थर्ड लेयर बनाई हमने ब्लू वाले गोलों की, वो हमने किसको ढकते हुए रखी है, ग्रीन वाली रिक्तियों को। तो इससे जो ब्लू वाले गोले आए ये ठीक हरे वाले गोलों के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का गोला है वो हरे के ठीक ऊपर आ रहा है। तो अगर हमने हरे वाले गोलों को ए लेयर नाम दिया है तो ये ब्लू वालों को भी हमने ए नाम दिया है। तो ऐसे जो हमें पैकिंग प्राप्त होती है वो ए बी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि जो रिक्तियां हम ग्रीन वालों के ऊपर ना रखें, जो तीसरी लेयर है हम वो इस वाइट वाली रिक्तियों को के ऊपर बनाए, इस अष्टफल की रिक्ति के ऊपर बनाए। तो इसके ऊपर जो गोला आएगा वो ऐसे आ जाएगा। अब ये जो गोला आएगा वो ना तो ग्रीन वाले की तरह होगा ना ही ऑरेंज वालों की तरह। एक नई लेयर बनेगी, तो इस नई लेयर को हम सी नाम दे देते हैं। तो इससे जो पैटर्न बनता है वो ABC पैटर्न कहलाता है। ABC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल प्राप्त होती है हमको। बेस लेयर ग्रीन वाली ली हमने, फिर ऑरेंज वाली ली, और फिर जो व्हाइट वाली हैं, व्हाइट वाली इनको ढकते हुए हमने तीसरी लेयर ब्लू वाले गोलों से बनाई। तो ये जो ब्लू वाले गोले हैं ना तो हरे वाले के ठीक ऊपर है ना ही ऑरेंज वाले के, ये बिल्कुल नए प्रकार की पंक्तियां बन गई, इसलिए इसको सी लेयर नाम दे दिया हमने। ऐसे जो पैटर्न बना वो ABC बन गया। तो इस प्रकार से आप 3D संरचना बना सकते हो षटकोणीय निविड़ संकलन आधार परत लेकर। तो इससे हमको 2 टाइप की 3D संरचना प्राप्त हो जाती है। एक बार इसी चीज को हम और देख लेते हैं। पहले बेस लेयर ली थी हमने, उससे जो रिक्तियां हैं उसको ढकते हुए हमने दूसरी लेयर बनाई थी, और यहाँ हमने बेस लेयर को ए नाम दे दिया, सेकंड लेयर को बी नाम दे दिया। जब बी लेयर हमने बनाई तो फिर 2 प्रकार की रिक्तियां पैदा होगी, एक है सीधे त्रिभुज वाली और एक है उल्टे त्रिभुज वाली। इस सीधे त्रिभुज वाली को आप देखोगे तो ये 4 गोलों से बन रही है, 1 2 3, और एक जो लाइट वाला हल्का गोला है नीचे से रखा 4। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति। T फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्ति। तो यहाँ पर T लिखा है, ऐसा सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति है जो 4 गोलों से बन रही है।
और टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्तियां कहलाती हैं। लेकिन इसी में आप अगर इन रिक्तियों को देखो तो ये जो रिक्ति है ये 6 गोलों से बन रही है, 3 बी गोलों से और 3 ये ए परत के गोलों से, 3 डार्क गोलों से और 3 ये लाइट वाले गोलों से। तो ऐसी जो रिक्तियां होती हैं वो अष्टफल की रिक्तियां कहलाती हैं, इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, और इसको हम ओ से दिखाते हैं। तो जब हमने 2 परतें ली एससीपी लेकर, षटकोणीय निविड संकलन लेकर, तो यहाँ 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। इनके ऊपर एक तीसरी लेयर लगानी है अगर हमने, तो उस तीसरी लेयर को लगाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो इस तृतीय परत को जब हम दूसरी परत पर रखेंगे तो या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकेंगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ढकेंगे। तो पहले लेते हैं हम चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन, यानी हमने टी को ढकना है। अब इसको आपने इमेजिन करना है कि ये टी है, ये टी है, तो इसको अगर आपने कवर अप करना है, इसको ढकना है, तो जो गोला आएगा वो ऐसे आएगा, इस तरह से गोला आएगा। ये जो गोला आएगा ये बिल्कुल ए के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न बनता है वो ए बी ए बनता है। ए बी ए पैटर्न का मतलब है कि जो थर्ड लेयर है वो पहली वाली जो लेयर होगी उसके ठीक समतुल्य होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं बेस लेयर, ये सेकंड लेयर, और जो थर्ड लेयर है पहली लेयर जैसी है। तो यहाँ जो पैटर्न है ए बी ए पैटर्न बन जाता है, ए बी पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इससे जो कोशिका प्राप्त होती है, जो यूनिट सेल प्राप्त होती है, वो एससीपी कहलाती है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं इसको षटकोणी निविड संकलन। MGZN वगैरह में ये इस प्रकार का संकलन पाया जाता है। कुछ धातुओं में SCP पाया जाता है, जबकि कुछ में FCC या CCP पाया जाता है। MGZN में SCP पाया जाता है। इसमें आप यूनिट सेल के इस डायग्राम को रिफर कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो इसका बेस है, जो आधार है, वो एक षटभुज बंधक है। तो जब AB पैटर्न बनता है तो जो यूनिट सेल है इस आकृति की बनती है, जिसका आधार षटभुज होता है, इसलिए उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, जैसे में कुछ और आप डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर AB पैटर्न बन रहा था, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पंक्ति के गोले हैं, फिर जो थर्ड लेयर आएगी वो पहली लेयर के समतुल्य होगी, और जो फोर्थ होगी वो दूसरी की तरह होगी। तो AB इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं। इन्हीं का एक अनुप्रस्थ काट वाला डायग्राम आप देखेंगे, अगर इनके गोलों के अनुप्रस्थ काट ले लें तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये परत इसके समतुल्य है। तो ए बी ए, फिर जो फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड लेयर के इक्विवेलेंट होगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आते हैं कि अगर हम अष्टफल की रिक्तियों को ढकें तब क्या होगा। टेट्राहेड्रल रिक्तियों को ढका तो ए बी पैटर्न बना, लेकिन अगर हम इस ऑक्टाहेड्रल रिक्ति को ढकें, ओ को ढकें, तो ओ को ढकने के लिए जो गोला आएगा वो इस तरह से आएगा। अब ये जो गोला आएगा ना तो ए की तरह होगा ना बी की तरह होगा। किसी भी ओ को ढकने के लिए जो आप गोला रखोगे वो बिल्कुल ही भिन्न परत का होगा। तो उसको हम सी नाम दे देंगे, जिससे जो पैटर्न बनेगा वो ABC पैटर्न बन जाता है। और इससे जो यूनिट सेल प्राप्त होती है वो घनी निविड संकलित संरचना बन जाती है। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल देते हैं या CCP करके दिखाते हैं। इसका एक और नाम जाना जो इसको फेस सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं। तो CCP या FCC करके इसको डिनोट किया जाता है। MGZN वगैरह में तो SCP बन जाता है, जबकि इसके एग्जाम्पल हो गए CuAg, कॉपर Ag वगैरह कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें CCP या FCC संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बेस एक स्क्वायर है, एक क्यूब की तरह बन रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी में कुछ और डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ ABC हमने गोलों को अलग अलग रंगों से दिखा रखा है। उसके अंदर जो थर्ड लेयर के गोले हैं वो बाकी 2 परतों के गोलों से भिन्न है, लेकिन जो फोर्थ लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल होगी। ऐसा पैटर्न जो है ABC पैटर्न कहलाता है। इसी में आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ABC फिर जो फोर्थ लेयर होगी वो पहली लेयर के समान होगी, जबकि ये तीनों लेयरें भिन्न भिन्न होती हैं। अब इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो चाहे SCP हो चाहे CCP हो, प्रत्येक की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। यानी हर एक गोला जो है 12 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इसको समझने के लिए जैसे आप इस गोले को देखोगे, ये जो गोला है ये 12 गोलों के संपर्क में, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गोले तो यहाँ हो गए, 3 गोले नीचे हो गए, यहाँ पे बीच में गैप नहीं होगा,
ये जो है इससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो गोला है 6 इस गोलों से के संपर्क में, 3 इन नीचे वाले गोलों के संपर्क में, 1 2 3 6 3 9 हो गए। और जो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो कौन सी होगी, बी वाली। अब बी में कितने गोले हैं, 3, तो 3 गोले यहाँ ऊपर से आएंगे इस पोजीशन पे। तो ये जो गोला है 6 इनको टच करेगा, 3 ऊपर वालों को, 3 नीचे वालों को, 6 3 9 3 12, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगी। ऐसी आप जो है एससीपी में भी गणना करोगे तो वहाँ भी गोलों की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होती है। 12 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जो 3 बीम निविड संक्लोन है, चाहे एससीपी बने चाहे सीसीपी, यानी चाहे एबी पैटर्न बने चाहे एबीसी पैटर्न बने, उन दोनों ही पैटर्नों में जो संकलन क्षमताएं और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है इक्वल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बता दिया आपको कि ये 12 होती है और जो संकलन क्षमताएं होती है 74% होती है। इसका क्या मतलब है कि ये जितना भी उपलब्ध स्थान है उसका लगभग 74% भाग घेर लेते हैं और जो 26% भाग है इनका रिक्त रहता है। इसको अभी आप एक वीडियो में अगर आप इसको देखें तो इसमें आप देखोगे कि पहले हमने ये बेस लेयर ली है, फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर सेकंड लेयर रखी, तो ये इस लेयर के गोले थोड़े अलग हैं इसलिए इसको हमने बी लेयर नाम दे दिया। और जो तीसरी लेयर के गोले होते हैं वो भी शेष 2 परतों के गोलों से भिन्न है, तो इसको हमने सी नाम दे दिया। लेकिन जो फोर्थ लेयर आएगी वो इस फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल होगी, वो ग्रीन वालों के समतुल्य होगी। तो ये चौथी लेयर आ गई। ऐसी और ऊपर से बी सी ए आप लेयर इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर ही होंगी इसमें, पहली लेयर, फिर उसके बाद इसमें सेकंड लेयर आ जाती है और जो प्रथम परत से भिन्न होती है, ऐसी तीसरी लेयर भी जो है बाकी 2 परतों से भिन्न होगी, लेकिन जो फोर्थ लेयर है इसका जो गोला होगा इसके ठीक ऊपर होगा। तो इनको आप अगर थोड़ा रोटेट कर दो, यहाँ पर आप देखोगे एक एफसीसी बन जा रही है, एक सेल का निर्माण हो जा रहा है जिसमें गोले कोनों पर भी और फलक के केंद्र पर भी है, तो फेस सेंटर्ड सेल बन जाती है यहाँ पर। और जो कोनों वाले गोले हैं वो हमको पता ही है कि उनका 1/8 भाग जो है किसी एक सेल में आता है और जो फेस वाली है उसका आधा भाग प्रत्येक सेल में आता है, आधा इसमें आएगा आधा इसमें आएगा। तो इससे आप इनकी जेड की भी गणना कर सकते हो। तो इसमें जेड निकालोगे तो इसका 6 × 1/2 क्योंकि 6 फेसेस होती और कोने 8 होते हैं, तो 8 × 1/8 सॉल्व करके 4 आ जाता है। तो इसमें एफसीसी में जो पर यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है, गोलों की संख्या होती है, वो 4 हो जाती है। तो ठोसों में जो निविड संकलन संरचनाएं होती हैं वो उसके 3 भाग पड़े हमने, एक 1D 2D और 3D। 1D में निविड संकलन में एक गोले क्षैतिज पंक्ति के अनुरूप व्यवस्थित रहते हैं। 2D में निविड संकलन में या तो वर्ग निविड संकलन होता है या षटकोणीय निविड संकलन। 3D में निविड संकलन में या तो आप बेस लेयर वर्ग लेके कर सकते हो या षटकोणीय लेके। वर्ग लेके करोगे तो सरल आदिगणीय एक कोष्ठिका प्राप्त होती है, और अगर बेस लेयर को षटकोणीय लेके करें तो उसमें रिक्तियों के अनुसार 2 प्रकार की जो है हमको संरचनाएं प्राप्त होती है। एक एबी पैटर्न में एससीपी क्यूबिक सेल प्राप्त होती है, जबकि एबीसी पैटर्न में सीसीपी या एफसीसी बन जाती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसको ढक रहे हैं, इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स को या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। इसके बाद आते हैं, इसी में आप ये एससीपी सीसीपी की संरचनाएं देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम चतुर्थल की और अष्टल की रिक्तियों में त्रिज्या अनुपात। तो रिक्तियां हमने अभी देखा कि जब हम द्वितीय में निविड संकलन बनाते हैं तो उसमें 2 टाइप की रिक्तियां जनरेट होती हैं, एक चतुर्थल की और एक अष्टल की रिक्ति। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम चतुर्थल की रिक्ति। तो चतुर्थल की रिक्ति में क्या होता है कि अगर 3 स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर एक चौथा गोला रख दें तो उनसे जो रिक्ति बनती है वो चतुर्थल की रिक्ति कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 गोले हैं, ये परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके बीच में एक गैप बना, इसको ढकते हुए हमने इस जो फोर्थ वाला गोला है इसको इसके ऊपर रख दिया, तो इससे ये जो गोला है इसके ऊपर आ गया। तो यहाँ पर इन 4 गोलों से जो रिक्ति बनेगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर जो रिक्ति बन रही है चतुर्थल की रिक्ति कहलाएगी। इसका नाम क्यों पड़ा चतुर्थल की रिक्ति, क्योंकि अगर इन गोलों के केंद्रों को मिला दें तो एक चतुर्थलक बन जाता है। ये 3 गोले हैं, उसके ऊपर एक चौथा गोला रख दिया हमने, तो इसी को अगर हमने थोड़ा रोटेट कर दिया, घुमा दिया थोड़ा, तो फिर इनके गोलों के सेंटर को
मिला दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेथेन टाइप का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, एक चतुस्फल की संरचना प्राप्त हो जा रही है। तो ये जो चतुस्फल की रिक्तियां होती हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण लेते हैं कि इसमें जो रिक्ति का आकार है, ये आप देख सकते हो कि गोलों की तुलना में छोटा है। रिक्ति तो छोटी होती है, गोले बड़े साइज के होते हैं। तो पहला गुण होता है इसका, रिक्तियों का आकार छोटा होता है। दूसरा गुण लेते हैं, इसमें प्रति गोला 2 चतुस्फल की रिक्तियां होती हैं। ये इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चतुस्फल की रिक्तियां होती हैं, हर एक गोले से जो है 2 चतुस्फल की रिक्तियां बनती हैं। इसमें आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक गोला है, जब ये इन 3 गोलों के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे चतुस्फल की रिक्ति बनी। तो पहले तो 3 गोले ये हैं, फिर एक गोला ये है, फिर इसके ऊपर से 3 रेड गोले आएंगे, फिर ऊपर से एक ब्लू वाला गोला आएगा। तो यही पैटर्न ऊपर को आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो ब्लू वाला गोला होता है, ये इस चतुस्फल की रिक्ति को ढकने का कार्य करता है। इनके ऊपर से आ रहे हैं रिक्ति के, और जो इसके ऊपर से एक और चतुस्फल की रिक्ति बंदी होगी, इसके लिए बेस का काम करेगा, इसके लिए आधार का काम करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो गोला है, ये 2 चतुस्फल की रिक्तियों को बना रहा है। एक तो इस गोले के नीचे बंदी होगी और एक इस ब्लू वाले गोले के ऊपर बंदी होगी। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि जो चतुस्फल की रिक्तियों की संख्या होती है वो प्रति गोला 2 होती है। हर एक गोले से जो हर एक गोला है 2 चतुस्फल की रिक्तियों को बनाने में भाग लेता है। इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है। इसके बाद तीसरा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, वो तो हमको पता ही चलता है कि ये जो रिक्ति बनती है कितने गोलों से बनती है, 1 2 3, और एक जो चौथा गोला हमने इसके ऊपर से रखा है। तो इस रिक्ति की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। इसके अलावा इसमें त्रिज्या अनुपात माने अगर हमें इस गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल R मान लें, और जो ये रिक्ति बन रही है इसकी त्रिज्या अगर हम स्मॉल r मान लें, तो ये हमने पढ़ा कि ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। तो इनका जो रेशो होता है वो त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो इनका जो त्रिज्या अनुपात है 1 से कम होता है, क्योंकि रिक्तियां आकार में छोटी होती है। तो ये हमने प्रूफ करना है कि 0.225 होता है। तो इनके जो त्रिज्या अनुपात होता है वैसे वेराई करता है, लेकिन आप याद कर सकते हैं कि लगभग 0.225 होता है। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार R/R का जो रेशो है वो 0.225 आता है। तो चतुस्फल की रिक्तियां के 4 गुण हो गए। आकार छोटा होता है, प्रति गोला 2 चतुस्फल की रिक्तियां होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, और इसके लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.225 होता है। तो अगर ये प्रूफ करने को आ गया कि इस प्रकार त्रिज्या अनुपात 0.225 है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है 0.225 होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें 4 गोले प्रदर्शित करने हैं एक यूनिट सेल में, ताकि उससे चतुस्फल की रिक्ति बनाई जा सके। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी एक यूनिट सेल, तो ये सपोज हमारी एक यूनिट सेल है। तो इस डायग्राम को बनाने की क्या ट्रिक है कि आपने इसमें 4 गोले प्रदर्शित करना है। तो पहले आप किसी भी एक कॉर्नर पर एक गोला दिखा दो। सपोज हमने यहाँ पर एक कॉर्नर लिया, तो यहाँ पर हम एक गोला प्रदर्शित कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट गोला है, इस चीज़ से अगर हम एक फलक का विकर्ण खींचते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा गोला हमने यहाँ दिखाना है। जिस चीज़ से भी आप गोला खींचना शुरू करेंगे उसके डायगनली अपोजिट चलते रहना, यानी वहाँ से विकर्ण खींचते रहना। यहाँ से विकर्ण खींचा, हम यहाँ पहुँच गए, तो नेक्स्ट गोला हमने यहाँ पर दिखा दिया, सेकंड गोला हमारा हो गया। फिर अगर इस चीज़ से हम विकर्ण खींचे इस फलक का, तीसरा गोला यहाँ मिल जाएगा हमको, और फोर्थ गोला यहाँ से अगर हम विकर्ण खींचे तो फोर्थ गोला यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल ये 4 गोले हो गए जिनसे चतुस्फल की रिक्ति बन गई है। पहला गोला, सेकंड गोला, थर्ड गोला और फोर्थ गोला। तो सभी गोलों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो सबकी त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। तो जब ये चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इनके मध्य यहाँ पर एक चतुस्फल की रिक्ति बनती है। तो मान लेते हैं ये जो गोला है ये हमारा चतुस्फल की रिक्ति को दिखा रहा है, जिसकी त्रिज्या गोलों से थोड़ा कम होती है, उसको हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया। तो हमने R/R जो रेशियो है रिक्ति की त्रिज्या और गोलों की त्रिज्या का अनुपात ये 0.225 लाना है। तो
पहले तो हमने डायग्राम लिया, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हमको, एक रचना करेंगे। एक तो इस घन के फलक का विकर्ण खींच देंगे, ऊपर हमने ऐसे विकर्ण खींच दिया, और एक घन का विकर्ण खींच देंगे। घन के विकर्ण के लिए इस चीज को हम इस चीज से मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ये हमारा घन के विकर्ण को दर्शित करिए। हम मान लेते हैं घन की कोर ए है, मान लेते हैं। अगर घन की कोर हमने ए मानी है तो ये फलक का विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण हमको बताया कितना होता है, A√2। ये A√2 मिल जाएगा हमको। इस तरह से पहले हमने इसका एक डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन चार गोलों से चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो रहा है। पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला और ये चौथा गोला। इन गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर है, और जो रिक्ति बन रही है इनके बीच में, जिसको हमने ब्लू गोले से दिखाया, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। घन की कोर हमने ए मान ली, और ये जो फलक का विकर्ण है यानी ये जो वर्ग का विकर्ण है, इसको A√2 से डिनोट कर दिया। अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए पर स्थित गोला और जो बी पर स्थित गोला है। तो हालांकि डायग्राम में हमको दूर दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि ये गोला और ये गोला, बल्कि ये चारों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ए और बी पे गोला जो स्थित गोले हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ए से बी तक की दूरी है, अगर ये दोनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो ये दूरी 2r हो जाएगी। बट ये A√2 भी है, तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि AB बराबर 2r इजिकल टू A√2। तो यहाँ से हम A निकालेंगे तो 2r/√2। इसमें हर का आप परिमेयकरण कर दो तो रिलेशन मिल जाएगा A बराबर R√2। उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे करने के लिए हम यहाँ पर एक जो हमने रचना की थी, घन का विकर्ण हमने AD लिया था, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है कि हालांकि इस सेल में हमने केवल 4 ही गोले दिखाए हैं, लेकिन और शीर्षों पर भी गोले होंगे। तो अगर हम एक डी पे भी एक गोले की रचना कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की जो ए से डी तक की डिस्टेंस है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर हो जाएगी, और ये दूरी ये चतुष्फल की रिक्ति का व्यास है। तो अगर इसकी त्रिज्या आर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इतनी जो डिस्टेंस है ये 2r हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, हमारे पास है 2r। और इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है। और ये जो तीनों गोले हैं AD पे स्थित, दो परमाणु के गोले और एक चतुष्फल की रिक्ति वाला गोला, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि डायग्राम में हमें ये स्पर्श करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि AD पर जो तीनों चीजें हैं, तीनों जो गोले हैं, वो एक दूसरे को छू रहे हैं। तो ये जो AD डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे इसका व्यास हो गया यानी 2r, और प्लस यहाँ से यहाँ तक ये भी गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर। तो टोटल डिस्टेंस हमारी AD हो जाएगी 2r प्लस 2r, 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। अब हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये एंगल 90 का होगा। जो बी वाला एंगल है ये 90 होगा। तो हमारा जो ABC त्रिभुज है, ये ABD त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 90 है, तो जो कर्ण होगा हमारा AD हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो AD स्क्वायर इजिकल टू शेष दो भुजाओं के वर्गमूल का होगा। AD स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD हमने ये निकाल लिया, AD हमारा आ गया 2r प्लस 2r, इसकी जगह 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर रख देते हैं। AB डायग्राम में हमने दिखाया है, ये हमारा है A√2, A√2 का स्क्वायर, और BD तो घन की कोर है, भुजा है, जिसके हमने A से डिनोट किया है, तो प्लस A स्क्वायर। यहाँ 2 बाहर ले लो आप, तो 4r प्लस r का होल स्क्वायर इजिकल टू ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। तो इसमें इस रिलेशन को लगा देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू जो समीकरण 1 से a की वैल्यू r√2 आई, तो ये आपने यहाँ रख देनी है। तो हो जाएगा 4r प्लस r का होल स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू r√2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे 2r स्क्वायर इंटू 3 6r स्क्वायर। r एक साथ ले लेते हैं, नंबर एक साथ ले लेते हैं, तो r प्लस r अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू 6/4 आ जाता है हमारा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें, 2 से कैंसिल कर दें, तो आ जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा,
और यहाँ आर को अगर आप अलग अलग कर लो, आर बाई आर 1 हो गया, 1 प्लस आर बाई आर इजिकल टू √3/√2। इसको और सॉल्व कर लें तो आर प्लस आर इजिकल टू √3/√2 माइनस 1, या इसमें √3/√2 की वैल्यू आप इसमें वैल्यू रख दो। √3 होता है 1.732, जबकि √2 होता है 1.414। तो इसमें एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा त्रिज्या अनुपात आ जाता है 0.225। इसी को हम एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको घन का विकर्ण याद हो। यहाँ घन के विकर्ण को हमने एडी से डिनोट किया है, ये जो एडी डिस्टेंस है इसको व्यक्त करी घन के विकर्ण को। तो घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा इंटू √3 होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लो तो इसका एक सिंपल तरीका करने का क्या है, पहले हम एडी डिस्टेंस लेते हैं, एडी डिस्टेंस घन का विकर्ण है तो ये आ जाएगा a√3 इजिकल टू, इस एडी को हमने यहाँ पर निकाला था, एडी हमारा आ गया था 2r प्लस 2r, 2 कॉमन ले लें तो 2r प्लस r। और इसी में अगर हम ए बी डिस्टेंस को देखें तो ये जो ए बी डिस्टेंस है हमारी है वर्ग का विकर्ण है जो a√2 होती है। तो a√2 इजिकल टू, यहाँ भी कर रखा है हमने r प्लस r यानी 2r, 2 कैपिटल r, जहाँ कैपिटल r गोले की त्रिज्या है। तो ये दो इक्वेशन हमने बना ली और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये चीज़ मिल जाती है हमको। यहाँ आर अलग आप कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस आर बाई आर, 1 प्लस आर बाई आर इजिकल टू √3/√4। यहाँ से आपने फिर यहाँ देख लेना, इसको जब हम सॉल्व करें दोबारा से हमको त्रिज्या अनुपात 0.225 मिल जाता है। तो इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें बिना पाइथागोरस थ्योरम के लिए, बिना पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किए ही हम कर सकते हैं इसको, जिससे कि थोड़ा सा मेथड शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अष्टफल की रिक्ति। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है चतुष्फल की रिक्ति थी, अब आते हैं अष्टफल की रिक्ति। तो अष्टफल की रिक्ति किसे कहते हैं कि इसमें अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों से जनरेट होती है। इसके लिए हमको 6 गोलों की जरूरत होती है, जिसमें 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हुए होने चाहिए। तो अगर 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर विपरीत दिशा में विन्यासित 3 स्पर्श करते हुए एक अन्य गोलों का समूह रख दें तो उनसे जो निर्मित रिक्ति है अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने 3 स्पर्श करते हुए गोले और रख दिए, लेकिन अंतर क्या है कि ये विपरीत दिशा में विन्यासित है। इनके केंद्र सीधा त्रिभुज बना रहे हैं जबकि इसका केंद्र उल्टा त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये विपरीत दिशा में विन्यासित है। तो इसको अगर हम इसके ऊपर रख दें, जब इसको इसके ऊपर रख दें तो ये 6 गोले इस तरह से आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप बनता है, एक रिक्ति बनती है जो अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। नाम क्यों पड़ा इसका अष्टफल की रिक्ति, क्योंकि इसकी जो आकृति है या इसमें जो फलकों की संख्या होती है वो 8 होती है। इसको एक और डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। 3 गोले हमने ग्रीन वाले लिए, 3 रेड वाले लिए, इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो बीच में एक छोटा सा गैप बन रहा है। ये जो गैप है किसको प्रदर्शित करेगा, अष्टफल की रिक्ति को प्रदर्शित करेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, थोड़ा सा घुमा दें, इसको आप ऐसे अगर देखें तो हमको ये 2 ग्रीन गोले मिल जाएंगे और 2 रेड वाले गोले मिल जाएंगे। तो इसको अगर हम थोड़ा घुमा दें तो 4 गोले एक वर्ग बना देंगे, जिसके ऊपर एक रेड गोला आ जाएगा, नीचे ग्रीन गोला। तो वो डायग्राम हमने यहाँ पर देखा है। तो इसमें अगर हम इन गोलों के केंद्रों को मिला दें तो ये जो आकृति जनरेट होती है एक अष्टफलक वाली बन जाती है। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक यहाँ पे एक वीडियो देख लेते हैं। तो इसमें हमने एक षटकोणीय निविड़ संकुलन दिया, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है उसको हमने पर्पल कलर से दिखा दिया। इसके ऊपर विपरीत दिशा में विन्यासित है एक और परत ले ली। तो इसमें चूंकि 6 गोलों से बनती है तो 6 गोले हमने अलग कर लिए, इनको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, घुमा दिया हमने। इस तरह से एक आकृति बन जाती है जिसमें ये एक वर्ग बनाते हैं, ऊपर एक गोला हो गया, नीचे एक गोला हो गया। तो एक अष्टफल की रिक्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके लिए त्रिज्या रेशो 0.414 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम इसके कुछ गुणों को लेते हैं कि अष्टफल की रिक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण आते हैं कि यहाँ भी इसका जो अष्टफल की रिक्ति का आकार है आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, जबकि गोले काफी बड़े हैं। तो रिक्ति का आकार छोटा होता है, गोलों का आकार बड़ा होता है।
पहला गुण हो गया कि इसमें रिक्ति गोलों की तुलना में सूक्ष्म आकार की होती है। तो अगर हम इसमें रिक्ति की त्रिज्या को अगर स्मॉल आर से दिखा दें और एक गोलों की त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखा दें, तो यहाँ पर जो आर बाई आर का जो रेशियो है वो 0.414 होता है। चतुष्फलकी में तो 0.225 होता है, यहाँ 0.414 होता है। और अगला गुण लेते हैं इससे जुड़ा हुआ एक वेरी इंपॉर्टेंट गुण इसका है कि इसमें जो प्रति गोला होती है केवल एक ही अष्टफल की रिक्ति होती है। चतुष्फल की रिक्ति तो दो बनती है, लेकिन पर एटम अष्टफल की रिक्ति केवल एक ही बनती है, क्योंकि जो अष्टफल की रिक्ति है वो कब बनती है, जब एबीसी पैटर्न हो। एबीसी पैटर्न अष्टफल की रिक्ति के ऊपर बनता है। तो ये जो वाली लेयर है ये ए लेयर होगी, ये ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसके जो गोले होंगे इन दो लेयरों से भिन्न होंगे। तो इसलिए इसमें जो एक गोला है वो केवल एक ही रिक्ति बनाने में भाग लेगा, केवल जो बी वाला गोला है केवल इस रिक्ति को बनाने में भाग लेगा। तो इससे जुड़ा ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है कि प्रति गोला चतुष्फल की रिक्ति दो होती है लेकिन अष्टफल की रिक्ति केवल एक होती है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए कि अष्टफल की रिक्ति कितने गोलों से बनती है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 गोले ये हैं, 3 गोले ये हैं, यानी ये 6 गोलों से बनती है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो उपसैचन संख्या है वो 6 होती है। अब इसके लिए हम ये रेडियस रेशियो प्रूफ करते हैं कि कैसे 0.414 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। तो इस डायग्राम में 6 गोलों को नहीं दिखा के केवल 4 गोलों को दिखाएंगे। इसके लिए अगर आप इस डायग्राम को रेफर करें, ये 4 गोले हैं, इसके ऊपर एक गोला है, इसके नीचे और एक गोला है। तो अगर इनके केंद्रों को हम ऐसे मिला दें तो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसमें गोले एक दूसरे को छू रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने 4 गोले ले लिए, इनके केंद्र ए बी सी डी करके दिखा दिए, इनकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इनके केंद्रों को मिला के एक वर्ग बना दिया जिनके बीच में रिक्ति बनती है, अष्टफल की रिक्ति है जिसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। एसी डिस्टेंस को लेते हैं। अगर आप एसी देखोगे तो वर्ग की भुजा हमने ए मानी है, एसी हमारा a√2 हो जाएगा। बट ये जो एसी है हमारा r प्लस 2r प्लस आर यानी 2r प्लस 2r भी है। तो एसी को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, या तो 2r प्लस 2r, या ये वर्ग का विकर्ण भी है, विकर्ण होता है भुजा √2, तो ये इक्वल टू a√2, यानी a√2 आ गया हमारा 2r प्लस 2r, 2 कॉमन ले लोगे तो r प्लस r। बट इसी में अगर हम फिर a को देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो a है ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक r है, ये भी r है, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 2r, और जो किसको व्यक्त कर रही है एक होते हैं, a की वैल्यू हम 2r रख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, से 2 कैंसिल हो गया, r एक साइड ले लो तो ये हो जाएगा r प्लस r बाई आर इक्वल टू √2। r को अगर हम अलग अलग कर लें r बाई आर 1 हो गया तो 1 प्लस r बाई आर इक्वल टू √2, तो यहाँ से r बाई आर आ जाएगा √2 माइनस 1। अब आप जानते हैं कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो इसमें 1.414 वैल्यू रख दें और -1 कर दें तो रेडियस रेशो आ जाता है 0.414। इसके बाद इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे एक यौगिक दो तत्वों x और y से बना है, y तत्वों के परमाणु से CCP जालक बनता है जबकि x तत्व के परमाणु सभी अष्टफल की रिक्ति में भरे होते हैं। तो यौगिक का आपको सूत्र ज्ञात करना है। अब इसमें एक यौगिक दो तत्वों x और y से बना है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि जालक किससे बन रहा है, SCP CCP FCC जो भी जालक है वो किससे बन रहा है, किस तत्व से बन रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है हमको कि y तत्व से बन रहा है, तो सबसे पहले आप इनकी संख्या मान लेना कि y परमाणु की संख्या हमारे पास जो है वो n है। अब y तत्व के परमाणु से CCP जालक बन रहा है, यानी टोटल जालक n गोले हैं। अब हम जानते हैं कि प्रति गोला चतुष्फल की रिक्ति 2 होती है और अष्टफल की रिक्ति केवल 1 होती है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन में अष्टफल की रिक्ति दी है, तो अगर गोले n होंगे, एक गोला एक अष्टफल की रिक्ति बनाता है, तो अगर n एटम होंगे तो कितनी अष्टफल की रिक्ति बनाएंगे, n ही बनाएंगे। तो इससे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकाल लेते हैं। अष्टफल की रिक्ति को शॉर्ट में OV करके दिखा देते हैं, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, V फॉर वॉइड। तो एक गोले से एक अष्टफल की रिक्ति, तो n गोलों से n अष्टफल की रिक्ति बन जाएगी। हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं हमारे पास n। अब ये जो x एलिमेंट है ये कहाँ बैठा है, सभी अष्टफल की रिक्ति में स्थित है। तो अष्टफल की रिक्ति अगर n होंगी
तो इसका मतलब जो x तत्व के प्राणों की संख्या है वो भी n हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो सभी अष्टफल की रिक्तियों को घेर रहा है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x एलिमेंट इज इक्वल टू n। तो y प्राणों की संख्या भी n है, x प्राणों की संख्या भी n है। तो x और y में अगर आप रेशो निकालोगे तो x रेशो y इज इक्वल टू n रेशो n आ जाएगा। तो इसमें n से कैंसिल कर दो उसको, तो आ जाता है आपका 1:1 आ जाता है। तो 1:1 आ गया, उसका मतलब जो यौगिक का सूत्र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x है y। इसी बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि तत्व B के परमाणु से ज्यादा बंध है जबकि A के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं, तो A तथा B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये जो SCP जालक है ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है किससे, तत्व B से। तो सबसे पहले आप इनकी संख्या मान लो, माना B परमाणु की संख्या n है। तो अगर B परमाणु की संख्या n होगी तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, इसके लिए रूल लगाते हैं कि एक गोले से 2 चतुष्फल की रिक्ति बनती है। तो अगर टोटल जालक में n गोले होंगे तो इससे कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनेंगी, उसकी डबल। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n हो जाएगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या गोलों की डबल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक गोला 2 चतुष्फल की रिक्ति बनाता है। तो अगर टोटल जालक में n गोले होंगे तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन स्थित है, तत्व A, लेकिन वो सभी जगह स्थित नहीं है, वो केवल 2/3 जगह घेर रहा है उसकी। तो इससे A परमाणु की संख्या आ जाएगी कैसे, जितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी उसका 2/3 कर लो। देयरफॉर A परमाणु की संख्या हो जाएगी हमारी, जितनी चतुष्फल की रिक्तियां हैं 2n का 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4n/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे A परमाणु B परमाणु की संख्या आ गई, यहाँ से A परमाणु की संख्या। तो यौगिक का सूत्र निकालने के लिए हम इसमें रेशो निकाल देते हैं, A रेशो B इज इक्वल टू 4n/3 रेशो n। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4:3। A के इसका मतलब 4 एटम होंगे और B के 3 एटम होंगे, तो देयरफॉर यौगिक का सूत्र A4B3 हो जाएगा। ऐसे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकलन बना रहा है यानी SCP बना रहा है, तो इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की होंगी। तो हमको बताना है कि 0.5 मोल में कुल रिक्तियां कितनी होंगी। तो उसके लिए हम पहले 1 मोल में देखेंगे कि 1 मोल में कितनी रिक्तियां हैं। 1 मोल का आ जाएगा तो आधे मोल का भी आ जाएगा। अब ये रिक्तियां किस पे डिपेंड करती हैं, गोलों की संख्या पे, n पर। तो पहले हम देखते हैं कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं। तो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो क्लास 11th में कि किसी भी तत्व के या किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो जो 1 मोल है उनमें गोलों की संख्या n ही है, तो आधे मोल में संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, Na/2 हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल इतने गोले हैं, तो इनसे कितनी चतुष्फल की और कितनी अष्टफल की रिक्तियां उत्पन्न होंगी ये निकालना है। पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक गोला 2 चतुष्फल की रिक्तियां पैदा करता है, तो Na/2 एटम कितनी रिक्तियां पैदा करेंगे उसके लिए इसका डबल कर देंगे, यानी Na/2 × 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स Na आ जाएगी। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर गोले इतने हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी इतनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गोला एक अष्टफल की रिक्ति पैदा करता है, तो Na/2 गोले जो हैं Na/2 अष्टफल की रिक्तियां ही पैदा करेंगे। तो टोटल जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गई वो Na आ गई और ऑक्टाहेड्रल वॉइड Na/2 आ गई। तो हमको टोटल रिक्तियों की संख्या बतानी है। तो ये चतुष्फल की रिक्ति इतनी है, अष्टफल की इतनी है, तो टोटल रिक्ति कितनी हो जाएगी, जितनी चतुष्फल की होगी प्लस जितनी अष्टफल की होगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, Na + Na/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3Na/2। तो कुल रिक्तियों की संख्या आ गई। और उनमें से सेकंड पार्ट है इसका, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की हैं, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हैं हमारे पास Na। तो सेकंड आंसर आ गया, चतुष्फल की रिक्तियां होंगी Na और जो कुल रिक्तियों की संख्या होगी वो 3Na/2 आ जाएगी। तो ये दो आंसर हो गया हमारे। Na की वैल्यू अगर आप पुटअप कर दो, Na यहाँ पे अवागाद्रो संख्या, इनकी वैल्यू पुटअप करो तो आंसर आ जाता है।